हेलो, नमस्कार एवरीवन। नॉलेज मंत्रा के यूट्यूब चैनल से मैं आरती आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो हम लोगों की चर्चा कल जो है यजुर्वेद के बारे में हुई थी कि अगर बात करते हैं यजुर्वेद की कि यजुर्वेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बारे में हमने कल आपसे डिटेल चर्चा की थी। अगर आप भूल भी गए हैं, आपकी मेमोरी से निकल भी गया है, तो फिर मैं एक बार फिर आपको रिवीजन करवा रही हूँ। तो कल हमने आपको बताया था कि यजुर्वेद को कर्म के जो है कर्मकांडीय वेद के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज जो है यजुर्वेद की अगर बात आती है तो हमने कल पढ़ा था यजुर्वेद के बारे में कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं और यजुर्वेद के मुख्य रूप से उपनिषद कितने हैं। तो यजुर्वेद के अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात आती है तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हमने पढ़ा था, वो कौन सा था? शतपथ ब्राह्मण। जिसमें कि शतपथ ब्राह्मण में जो है हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई थी कि अगर बात आती है कि पत्नी को अर्धांगिनी किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया या किस ग्रंथ में कहा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा कि शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। वहीं अगर पत्नी के मित्र की बात आती है कि पत्नी को मित्र किसमें कहा गया है, तो आपका आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें पत्नी को मित्र के रूप में स्वीकार किया गया है। क्लियर हो गया ना? अब इसमें कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। अब इसके बाद में जो है हमने आपको क्या बताया था, जो यजुर्वेद हम लोग कल पढ़ रहे थे, तो यजुर्वेद की उपनिषद बताए थे हमने। तो मुख्य रूप से उपनिषदों के बारे में हमने चर्चा की। तो क्या क्या था उपनिषदों में? तो एक था बृहदारण्यक उपनिषद। दूसरा क्या था? दूसरा था तैत्तिरीय उपनिषद। अगर तीसरा उपनिषद है तो वो कौन सा आता है? कठोपनिषद आता है। चौथा क्या आता है? श्वेताश्वर उपनिषद आता है। और पांचवा क्या आता है? ईशोपनिषद आता है। तो ये उपनिषद थे जिसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा की कि किस उपनिषद में किस किस बारे में बात की गई है। तो इम्पोर्टेंट क्या आता है कि अगर जो यजुर्वेद का उपनिषद है कौन सा? बृहदारण्यक उपनिषद। इस बृहदारण्यक उपनिषद की खास विशेषता क्या थी कि इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य के मध्य जो संवाद हुआ है, तो वो किस उपनिषद में हुआ है? तो वो हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद में। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि अगर बात आती है कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद किस ग्रंथ में हुआ है, तो वो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण होगा। क्लियर हुआ? वहीं पर अगर गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद आता है तो वो किस में हो जाता है? वो आता है बृहदारण्यक उपनिषद में। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इस तरह से हमने कल अन्य भी चीजें थी, आप हमने जो भी पढ़ाया आप रिवीजन कर लीजिएगा। अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि हमने कल आज जो है यजुर्वेद कंप्लीट किया हुआ था। आज जो है हम क्या कंप्लीट करेंगे? अथर्ववेद कंप्लीट करेंगे। तो हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ने के पहले ये हम आपको बताना चाहते हैं कि प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें सिर्फ आपसे ये उम्मीद है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप हमारे चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जरूरतमंदों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और वो उसका भरपूर फायदा उठाएं। और हमारी तरफ से हम आपके लिए कंटिन्यू प्रयासरत हैं कि हम जो भी सब्जेक्ट अगर उठाएंगे, सपोज दैट अभी हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो हिस्ट्री का हम फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई हम चार्ज आपसे नहीं लेने वाले हैं। सिर्फ आपको मेहनत इतनी करनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से पढ़ना है और आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो जो ए टू जेड जिस भी सब्जेक्ट का कंटेंट मैं उठाऊंगी, जो भी सब्जेक्ट उठाऊंगी, तो उसको ए टू जेड फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा करूंगी। तो प्लीज आप लोगों का सिर्फ यही सपोर्ट चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें,
ताकि दूसरों तक हमारा वीडियो ये आसानी तक पहुंच सके और इसका फायदा वो लोग भरपूर तरीके से उठा सकें। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, हम आज का टॉपिक क्या है, अथर्ववेद। हमने क्या कंप्लीट किया, हमने ऋग्वेद कंप्लीट किया और सामवेद कंप्लीट किया और यजुर्वेद कंप्लीट किया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमने तीनों वेदों को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि जो तीनों वेदों के जैसे पुरोहितों को क्या कहा जाता था इसके बारे में भी आपको बताया, प्लस कौन इसके दृष्टा थे इसके बारे में भी बताया। ठीक है, तो अब हम अपने समय को ना गवाते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले क्या है, अथर्ववेद। अब अथर्ववेद की अगर बात आती है तो इस अथर्ववेद में जो है अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथों में से की अगर बात आती है कि अथर्ववेद अगर है तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक है। वो क्या है, वो है गोपथ। ठीक है, अगर इसकी बात करता है, किसकी, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करता है, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, वो है गोपथ। अगर शतपथ की बात करते हैं कि शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो वो होगा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, जिसमें कि जैसे शतपथ ब्राह्मण है तो शतपथ ब्राह्मण में किसकी बात की गई है, तो अगर बात आती है तो जल प्लावन की बात शतपथ ब्राह्मण में की गई है। और क्या है, राजा विदेह माधव की कथा भी बताई गई है। हमने कल आपसे डिटेल में चर्चा किया था कि सरस्वती के मुंह आने तक जो है गौतम राहुगढ़ अपने शिष्य के साथ जो है राजा विदेह माधव अपने शिष्य गौतम राहुगढ़ के साथ कहाँ तक, गंडक नदी तक चलकर जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जिस जिस ओर जहां तक ये अपनी दूरी तय करते हैं वहीं तक आर्यों के विस्तार की बात को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात हुई, लेकिन हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपथ है। क्लियर। अब अगर बात आती है इसमें कि जो गोपथ है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसमें मुख्य रूप से किस बारे में वर्णन किया गया है, तो इसमें वर्णन किया गया है कि विभिन्न दिशाओं में राजाओं द्वारा किए गए यज्ञ, क्या है, विभिन्न दिशाओं में राजाओं द्वारा किए गए यज्ञ के बारे में वर्णन किसमें किया गया है, तो वो क्या आता है, वो गोपथ है। हमने आपको बताया था कि विभिन्न दिशाओं के राजाओं को किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। आपने अगर रिवाइज किया होगा तो आई होप आपको जरूर याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता रही हूँ कि विभिन्न दिशाओं के राजा के बारे में अगर बात आती है, राजाओं को क्या कहा जाता था, तो हमने आपसे चर्चा किया था कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है क्या, ऐतरेय, जिसमें कि विभिन्न दिशाओं के राजाओं को क्या कहा जाता था। एक बार फिर से आपको रिवीजन करा रहे हैं कि उत्तर के राजा को क्या बोलते थे, विराट बोलते थे। वहीं पर वहीं पर पूर्व के राजा को क्या बोलते थे, सम्राट बोलते थे। दक्षिण के राजा को क्या बोलते थे, तो दक्षिण के राजा की बात आती है तो उसको भोज कहते थे, और पश्चिम के राजा को क्या बोलते थे, स्वराट बोलते थे। और इन चारों दिशाओं में जो कवर करता था उसको क्या बोलते थे, उसको स्वराट बोलते थे। और जो बीच का केंद्र बिंदु होता था उसको क्या कहते थे, राजा कहते थे। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लियर कट रखना है, क्या आपको क्लियर कट ये रखना है कि अगर चारों दिशाओं के राजा की बात करता है तो वो किसमें दिया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, जो कि किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किंतु अगर विभिन्न दिशाओं के यज्ञ की बात आता है कि विभिन्न दिशाओं में राजाओं द्वारा कराए गए यज्ञ का वर्णन किसमें मिलता है, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा, ये होगा गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि अथर्ववेद का क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आई होप आप लोगों के माइंड से जो है मिस नहीं होना चाहिए, और इससे अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप से क्वेश्चन भी नहीं गलत होना चाहिए। अब आते हैं, बात करते हैं अथर्ववेद के अरण्य की। तो अथर्ववेद ही एक ऐसा अकेला वेद है जिसका कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है। क्लियर हुआ कि अगर बात करता है कि किस वेद का कोई भी अरण्य ग्रंथ नहीं है तो वो कौन सा होगा, अथर्ववेद होगा। क्लियर हुआ ना।
अब इसके बाद में बात करते हैं कि अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं। तो अथर्ववेद के उपनिषद मुख्य रूप से कितने हैं? 3 हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है मुंडकोपनिषद, जिसको कि मुंडक उपनिषद के भी नाम से जानते हैं, बोला जाता है। अगर मुंडकोपनिषद नहीं है और मुंडक उपनिषद है तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चाहे मुंडकोपनिषद बोले या फिर मुंडक उपनिषद बोले, बात एक ही है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में दूसरी उपनिषद की बात करता है तो क्या है? दूसरा उपनिषद कौन सा है? मांडूक्य उपनिषद। अगर मांडूक्य उपनिषद पहला क्या है? मुंडक उपनिषद या फिर मुंडकोपनिषद। दूसरा क्या है? मांडूक्य उपनिषद। और तीसरा क्या है? प्रश्नोपनिषद। ये किसके उपनिषद हैं? ये हैं अथर्ववेद के उपनिषद। अगर अथर्ववेद के उपनिषद की बात करता है तो ये कितने हैं? ये मुख्य रूप से हैं 3। ठीक है। और अरण्यकों की बात करता है तो अथर्ववेद ही एक ऐसा वेद है जिसका कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है। क्लियर हुआ? और अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करता है तो इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वो कौन सा है? गोपथ है। क्लियर? अब इसके बाद में बात आती है कि मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद में कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें उभर करके आई हैं। तो वो क्या है? सबसे पहली चीज, आप लोग अक्सर ये सूक्त पर देखते होंगे, आपको जैसे जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है वहां पे आपको अक्सर लिखा मिल जाता है कि सत्यमेव जयते। तो क्या आपको पता है ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है, जो कि अथर्ववेद का उपनिषद है। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो कि अथर्ववेद का उपनिषद है। ये क्या लिया गया है? सत्यमेव जैसी सूक्ति अगर ली गई है तो मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद से जो है लिया गया है। अब इसके बाद में बात आती है क्या? दूसरा पॉइंट आता है, यज्ञ एक टूटी नौका के समान है। क्या? यज्ञ एक टूटी नौका के समान है। मतलब यज्ञ जिस तरह से आप इसका अर्थ समझिए कि इसका बोलने का मतलब है कि जिस तरीके से नाव किसमें तैरती है? पानी में तैरती है, मीन्स नदी में तैरती है। तो जिस तरीके से नदी में जा रही होती है नाव और वो अगर टूटी हुई होती है तो क्या होगी? वो डूब जाएगी ना। तो डूब जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? बताने का मतलब क्या है कि यज्ञ एक टूटी नौका के समान है। अब आप इसमें अपना दिमाग लगाइए कि ऐसा क्यों दिया गया है। मतलब कि यज्ञ जैसे जो कर्मकांड होते थे तो ये वैदिक काल में ही इन सारी चीजों का विरोध होने लगा था। कहने का मतलब है कि अब अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपका इससे काम नहीं चलेगा कि हे प्रभु हमारा सिलेक्शन हो जाए तो हम 2000 की मिठाई चढ़ाएंगे, हम 2100 की मिठाई चढ़ाएंगे, हम 5100 की मिठाई चढ़ाएंगे, हम फला व्रत रखेंगे। इट मीन्स ये जो हमारा सूक्त यही दर्शाता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? कर्म करना है। हमें इसके अनुसार, यज्ञ के अनुसार, क्या हम अगर पढ़ेंगे नहीं तो हमारा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? हम अगर बोले कि हम यज्ञ करवाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाए तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ये सारी मिथ्याएं हैं जिनको आप आंख बंद करके, इस तरीके की जो अगर आपके मन में मिथ्या भरी पड़ी है, इनको आप त्याग कर दें और आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म में लग जाइए। तो आपका इस समय कर्म क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना। क्लियर? कि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको कंटिन्यू अपनी स्टडी रखनी पड़ेगी, ना कि आपसे ये काम चलेगा कि नहीं अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हम उस मंदिर में जाकर के हम डेली जा रहे हैं, भगवान जी को इतना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। इससे आपका काम नहीं चलने वाला है। क्लियर हो गया ना? अब इसके बाद में क्या है, इसी जो मुंडक उपनिषद में ही 2 प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया गया है। वो कौन सी है? एक पराविद्या और एक अपरा विद्या। तो मुख्य रूप से मुंडकोपनिषद में कितनी बातें निकल करके आई? 3 बातें निकल करके आई। पहली क्या? एक जो सत्यमेव जयते सूक्त लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? आपका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। अगर बात करता है यज्ञ एक टूटी नौका के समान है, तो ये किस में लिया गया है?
कहाँ से लिया गया, तो ये भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में दो प्रकार की विद्या की अगर बात करता है, एक परा विद्या और अपरा विद्या, तो वो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या आता है, ये है मुंडकोपनिषद। दूसरा आता है क्या, मांडूक्य उपनिषद। देखिए बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। आपको इसको भी अपना क्लियर कट रखना है कि कभी कभी मन में क्या आता है कि मुंडक उपनिषद हो या मांडूक्य उपनिषद हो सकता है जो एग्जामिनर है वो भूल गया होगा। ऐसा नहीं है, ये दोनों उपनिषद अलग अलग हैं एक ही वेद के, लेकिन अलग अलग उपनिषद है। वो कैसे अलग अलग हैं वो हम जानते हैं इसके माध्यम से कि किस उपनिषद में क्या क्या कहा गया है। अब बात करते हैं हम मांडूक्य उपनिषद की। तो मांडूक्य उपनिषद के अंतर्गत क्या आता है कि सबसे छोटा उपनिषद है। अगर उपनिषदों में सबसे छोटा है तो वो कौन सा है, वो है मांडूक्य उपनिषद। क्लियर हुआ यहाँ तक। सबसे छोटा उपनिषद की अगर बात करता है तो सबसे छोटा उपनिषद कौन निकल करके आया, मांडूक्य उपनिषद। दूसरी चीज क्या है इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि संसार की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्रह्मा से हुई है। संसार की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। इस तरीके की सूक्त किसमें पाए जाते हैं, तो वो आपका आंसर क्या होगा, मांडूक्य उपनिषद। क्लियर हुआ। तो मांडूक्य उपनिषद में दो चीजें मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी, एक तो ये सबसे छोटा उपनिषद है, कौन, मांडूक्य उपनिषद। दूसरा क्या, इस संसार की रचना किससे किससे हुई है, ब्रह्मा से हुई है। वहीं पर अगर बात करते हैं मुंडकोपनिषद की, तो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज तो सत्यमेव जयते अगर लिया गया है तो कहाँ से लिया गया है, मांडूक्य उपनिषद से लिया गया है। यज्ञ एक टूटी नौका के समान है, ये सूक्त कहाँ से लिया गया है, तो ये भी मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। और दो प्रकार की विद्या मुंडकोप उपनिषद में। क्लियर हुआ। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब तीसरा क्या आता है, प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत जो तीसरा उपनिषद है वो प्रश्नोपनिषद है। इसमें 6 ऋषि हैं और 6 ऋषि एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं और वो 6 ऋषि एक दूसरे के क्वेश्चंस का यानी कि समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 6 ऋषियों के मध्य जो वार्तालाप हुई है वो किस ग्रंथ में हुई है, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नोपनिषद हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में हमने आज से जो चारों वेद थे, चारों वेदों के अंतर्गत इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों को जानना, चारों वेदों के आरण्यकों को जानना और चारों वेदों के उपनिषदों को जानना। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा था क्या, वैदिक साहित्य का, वैदिक युग की जो जानकारी थी यानी कि हम स्रोत पढ़ रहे थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। क्लियर। अब हम आर्यों के बारे में अन्य चीजें पढ़ेंगे कि आर्य लोग कहाँ से आए, वो लोग निवासी कहाँ के थे, इनकी संस्कृति क्या थी, इनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, इनकी धार्मिक स्थिति क्या थी और इनकी सामाजिक स्थिति क्या थी। क्लियर। तो हम जो है इसके बाद में हम आर्यों का विस्तार पढ़ेंगे कि कहाँ से कहाँ तक आर्य लोग जो है फैले हुए थे। ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा दें तो अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात आती है तो कौन है, गोपथ ब्राह्मण है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर अथर्ववेद का अरण्यक की बात करता है तो अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। क्लियर। अब इसके बाद में इसके उपनिषद की बात करता है तो इसके मुख्य रूप से 3 उपनिषद है। कौन कौन से, मुंडकोप उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और क्या है, प्रश्नोपनिषद। मुंडकोपनिषद में हमने आपसे चर्चा किया डिटेल में, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और मांडूक्य उपनिषद में भी हमने डिटेल से चर्चा किया जिसमें इसमें मुख्य रूप से 2 बातें आई। एक क्या है कि मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है और संसार की उत्पत्ति की अगर बात करता है किससे हुई है, ब्रह्मा से हुई है, तो वो कौन सा होगा, मुंडकोप उपनिषद। अगर बात आती है प्रश्नोपनिषद तो 6 ऋषि हैं जो कि एक दूसरे से आत्मा और परमात्मा से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं और वो 6 ऋषि एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर दे करके उनकी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। क्लियर। चलिए फिर अब हम बढ़ते हैं कहाँ, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। हमने आपको क्या बताया है कि वैदिक संस्कृति को अगर रचाया बसाया है तो किसने रचाया बसाया है,
वो आर्यों ने बसाया है, ये इतिहासकारों का मानना है। बट इसमें हमें बिल्कुल पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं कि आर्यों ने ही बसाया है, लेकिन कुछ चीजें मिली हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो वैदिक संस्कृति थी उसको रचाया बसाया किसने? आर्यों ने। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में अगर बात आती है तो आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। किसी ने कुछ कहा है तो किसी ने कुछ कहा है। इन आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में भी जो है इतिहासकार एकमत नहीं है। क्लियर? अब बात आती है कि मूल निवास स्थान, लेकिन कुछ तो इतिहासकारों को मानना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मानेंगे नहीं तो हम इतिहास लिखेंगे कैसे, और हमें इतिहास लिखने के लिए हर एक के मत को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आर्यों के मूल स्थान को इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है, कुछ इतिहासकारों ने समर्थन किया है कि आर्य भारत के नहीं बल्कि भारत से बाहर आए हुए थे। वहीं पर कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने ये माना है कि आर्य बाहर से नहीं बल्कि भारत में ही रहते थे, उनका मूल निवास स्थान भारत ही था। इस तरीके की बात अपने अपने लोगों ने अपने अपने तरीके से वर्णन किया है। तो आइए हम जानते हैं कि किसने बाहरी भारत से बाहर वाले मत को समर्थन दिया और भारत के अंदर रहने वाले लोग जो इतिहासकार कौन थे जिन्होंने भारत, जो आर्य थे वो भारत ही थे, भारत के ही थे और भारत में ही रहते थे और उनका जो निवास स्थान था वो भारत का ही था। तो इसके बारे में किसने किसने समर्थन दिया उसके बारे में भी हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है, हमने क्या बताया कि दो उसमें बांटा इतिहासकारों ने, एक भारत से बाहर और दूसरा कौन? भारत। भारत को समर्थन किसने दिया? तो सबसे पहली चीज हम चर्चा आपसे डिटेल में करेंगे कि भारत से बाहर जिन इतिहासकारों ने समर्थन किया है उनमें से कौन कौन से आते हैं। तो एक थे मैक्स मूलर साहब। कौन थे? एक थे मैक्स मूलर साहब। इन्होंने कहा कि जो आर्य थे वो भारत के नहीं थे बल्कि ये कहाँ से आए हुए थे? ये मध्य एशिया से आए हुए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। माँ से मैक्स मूलर और माँ से मध्य एशिया, ये आपको ध्यान रखना है कि माँ से मैक्स मूलर और माँ से मध्य एशिया। तो मध्य एशिया की अगर बात करता है तो कौन था? मध्य एशिया की बात करते हैं मैक्स मूलर साहब। इसके बाद में अगर एक है पी गाइल्स साहब, जो पी गाइल्स साहब हैं, इन्होंने क्या माना है? इन्होंने माना है कि आर्य जो है हंगरी से आए हुए थे। हंगरी और बुडापेस्ट अगल बगल है, यूरोपियन कंट्री है जो कि वहीं पे पड़ता है। तो पी गाइल्स ने माना है कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए हुए थे? हंगरी से आए हुए थे। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में एक थे पेंका और दूसरे थे हट। पेंका और हट ने माना है कि ये आर्य कहीं के निवासी। क्या पेंका और हट जिन्होंने किसका समर्थन किया है? भारत से बाहर, यानी कि आर्य जो है भारत से बाहर के थे, तो वो कहाँ पर उनका निवासी स्थान था? तो वो था जर्मनी। इन्होंने किसका समर्थन किया है? जर्मनी का समर्थन किया है। किसने? पेंका और हर्ट ने। वहीं पर अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक ने किसकी बात किया है? उत्तरी ध्रुव की बात किया है। कहाँ पर? कि आर्यों का मूल स्थान भारत नहीं बल्कि उत्तरी ध्रुव था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो भारत से बाहर मुख्य रूप से चार लोग आते हैं। कौन कौन से? मैक्स मूलर साहब जिन्होंने मध्य एशिया का समर्थन किया है कि आर्य मध्य एशिया से आए हुए थे। और पी गाइल्स की बात करते हैं तो पी गाइल्स ने हंगरी का समर्थन किया कि भारत की आर्य अगर बाहर से आए हुए तो वो कहाँ के निवासी थे? वो थे हंगरी के निवासी। वहीं पर अगर पेंका और हट की बात करते हैं तो इन्होंने समर्थन किया है जर्मनी को। और बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो इन्होंने किसका समर्थन किया है? तो इन्होंने उत्तरी ध्रुव का समर्थन किया है। अब ये तो हुई हमारी भारत के बाहर, मतलब कि जिन्होंने ये माना कि भारत जो आर्य थे वो भारत के नहीं बल्कि भारत से बाहर आए थे, ये इनके मत हैं। लेकिन इन्हीं लोगों में से कुछ लोग हैं जो कि कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने भारत का समर्थन किया है कि आर्य भारत से बाहर नहीं बल्कि भारत के ही निवासी थे, उनका निवास स्थान भारत ही था।
इसके बारे में भी चर्चा किया है। तो भारत का समर्थन किसने किया है? सबसे पहली श्रेणी में नाम किसका आता है? तो सबसे पहली श्रेणी में नाम आता है पंडित गंगानाथ झा का, जिन्होंने समर्थन किसका किया है? ब्रह्मर्षि देश का किया है। किसका समर्थन किया है? ब्रह्मर्षि देश। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ब्रह्मर्षि देश क्या है? तो ब्रह्मर्षि देश गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, क्या है? गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, उसको ब्रह्मर्षि देश की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, किसकी संज्ञा दी जाती है? ब्रह्मर्षि देश की। एक है ब्रह्मर्षि देश और दूसरा है ब्रह्मवर्त देश। तो दोनों में डिफरेंस है। ब्रह्मर्षि देश की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मर्षि देश होता है जो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है, उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं ब्रह्मवर्त देश की, तो सरस्वती से लेकर के, सरस्वती कौन सी सरस्वती नदी? ये नहीं जो जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं कि संगम में मिलती है आकर के, ये नहीं। ये सरस्वती पुराने समय में राजस्थान में थी, जो राजस्थान और पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में जो है वो करके बहती थी और वहीं पर वो विलुप्त हो जाती थी। तो सरस्वती नदी से लेकर यमुना नदी तक का जो क्षेत्र था, उसको क्या नाम दिया है? ब्रह्मवर्त क्षेत्र दिया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ब्रह्मर्षि देश और ब्रह्मवर्त में अंतर क्या है। अगर ब्रह्मर्षि की बात करता है तो गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र होता है वो ब्रह्मर्षि देश कहते हैं। वहीं पर अगर ब्रह्मवर्त देश है तो सरस्वती नदी से लेकर के जो यमुना नदी के तक का क्षेत्र है उसको ब्रह्मवर्त कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मवर्त क्षेत्र। अब इसके बाद में तो इन्होंने पंडित गंगानाथ झा जो थे, इन्होंने समर्थन किया है। तो अगर इनके समर्थन की बात आती है तो इन्होंने ब्रह्मर्षि देश का समर्थन किया। आई होप आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मर्षि देश किसे कहते हैं। इसके बाद में एक आते हैं भगवान दास गिडवानी, इन्होंने भी भारत का ही समर्थन किया है कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए हुए थे, बल्कि ये कहाँ के थे? ये सिर्फ और सिर्फ भारत के ही थे। ठीक है, इसके बाद में एक आते हैं एल डी कल्ल है, जिन्होंने किसका समर्थन किया है कि ये आर्य भारत में थे। तो कहाँ पर उनका निवास स्थान था? तो कश्मीर और हिमालय को इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया हुआ था। क्या था? इनका विस्तार क्षेत्र जो था वो क्या था? कश्मीर और हिमालय इनका मूल निवास स्थान था। इसके बाद में कौन आते हैं? अविनाश चंद्र आते हैं। अविनाश चंद्र ने जो है सप्त सैंधव प्रदेश कहा है, माना है कि भारत में अगर आर्य निवास करते थे तो सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करते थे। अब बात करते हैं ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या है? तो सप्त सैंधव जो पंजाब वाला एरिया है, पंजाब में जो 7 नदियां बहती हैं, यही सतलज, चिनाब, घाघरा, झेलम, रावी, ब्यास, ये जो 7 नदियां हैं, तो इन 7 नदियों के किनारे जो है नदियों वाले क्षेत्र को यानी कि पंजाब को अगर समर्थन किया है तो किसने किया है? अविनाश चंद्र ने। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इस तरह से जो भारत आर्यों का निवास स्थान भारत ही था, उसका समर्थन किसने किया है? 4 लोगों ने किया है। पंडित गंगानाथ झा ने किसको माना है? ब्रह्मर्षि देश माना है। वहीं पर भगवान दास गिडवानी है, जिन्होंने बोला है कि आर्य भारत से बाहर से नहीं बल्कि भारत के ही निवासी थे। एल डी कल्ल है, जिन्होंने हिमालय और कश्मीर को माना है कि आर्यों का जो निवास स्थान था वो हिमालय एवं कश्मीर था। वहीं पर अविनाश चंद्र ने क्या माना है? सप्त सैंधव प्रदेश माना है। तो ये विभिन्न इतिहासकारों के मत थे, जिन्होंने अपना अलग अलग मत दिया कि किसी ने समर्थन दिया भारत से बाहर के लिए, तो किसी ने एग्जैक्ट भारत के लिए ही समर्थन किया। ठीक है, तो ये विभिन्न मत थे कि आर्य कहाँ के निवासी थे। अब हम बात करते हैं कहाँ पर? अब हम बात करते हैं कि आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार क्या था। भौगोलिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो भौगोलिक रूप से क्षेत्र का विस्तार क्या था? तो इसके आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है, इसके पढ़ाने के पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब इसके बाद यहाँ से जो आर्यों का इतिहास स्टार्ट होगा। तो हमने आपको बताया था कि हमने वैदिक काल को 2 भागों में बांटा था, एक पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो अब हम कुछ भी जो भी पढ़ेंगे, मान लो सपोज दैट अगर हम आर्यों का भौगोलिक विस्तार पढ़ रहे हैं तो भौगोलिक विस्तार में हमें पूर्व वैदिक काल आर्यों का भी पढ़ना पड़ेगा और उत्तर वैदिक काल में भी आर्यों का जो क्षेत्र विस्तार हुआ था उसका भी पढ़ना पड़ेगा।
तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। पहले हम पूर्व वैदिक में आर्यों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था उसके बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कितना बढ़ गया था। फिर अगर आएगी सामाजिक स्थिति की बात, तो सामाजिक स्थिति क्या थी पूर्व वैदिक काल में, और उसके बारे में बताएंगे। वहीं पर बाद में हम बताएंगे उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति क्या थी। इसी तरीके से हम अगले बिंदुओं पर चर्चा करते हुए चलेंगे कि चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, और या फिर मनोरंजन के साधन इनके क्या थे, किस तरीके से किससे ये लोग मनोरंजन करते थे। तो पहले हम पहले पूर्व वैदिक काल का करेंगे और बाद में उत्तर वैदिक काल का करेंगे। इसमें बेनिफिट क्या होगा कि आपसे आपके समक्ष अगर हम दोनों का कंपैरिजन करते हुए चलेंगे तो आपके मन में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पूर्व वैदिक काल के आर्यों की प्रतिक्रिया क्या थी, और वहीं पर अगर उत्तर वैदिक काल में जो आर्य लोग थे उनमें चेंजमेंट क्या आया। तो इसमें आपके लिए जो है बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात किसकी करेंगे, आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र की, जो कि पूर्व वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र क्या है। हमने दो भागों में बांटा है ना, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसमें कि अभी हम आपके समक्ष चर्चा क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पूर्व वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो आर्यों के अगर भौगोलिक क्षेत्र की विस्तार की बात आती है तो आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र की विस्तार मुख्य रूप से तीन थे। कहाँ से कहाँ पड़ते, एक था अफगानिस्तान की नदियों के आसपास। ठीक है, दूसरा क्या है, पहला है अफगानिस्तान, दूसरा क्या है पंजाब है, और तीसरा क्या है भारत। ठीक है, ये किसका भौगोलिक क्षेत्र विस्तार है, ये पूर्व वैदिक काल के आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र विस्तार है। जब इसका हम कंप्लीट कर देंगे तब उत्तर वैदिक काल के आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र विस्तार कितना बढ़ा इसके बारे में कंपैरिजन करके बताएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आपको पूर्व वैदिक काल का क्षेत्र विस्तार पढ़ना है। तो पूर्व वैदिक काल का क्षेत्र विस्तार कितने उसमें फैला हुआ था, तीन क्षेत्र थे मुख्य रूप से। पहला था अफगानिस्तान, दूसरा था पंजाब, तीसरा क्या था भारत। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आर्यों का जो पूर्व वैदिक आर्यों का विस्तार क्षेत्र था तो अफगानिस्तान था। तो हमने आपको क्या बताया है कि कोई भी सभ्यता होती है तो ये नदियों के किनारे ही पाई जाती है। चाहे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को ले लें, आपने पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, आपने जो भी स्थल पढ़े हैं तो आपने ये पाया है कि हर एक स्थल किसी न किसी नदी के किनारे जरूर पाया गया है। तो इसी तरीके से जो पूर्व वैदिक काल में जो आर्यों का क्षेत्र था कौन सा, अफगानिस्तान। मैंने क्या बताया कि अफगानिस्तान आर्यों का निवास स्थान था। ठीक है, तो इन अफगानिस्तान में मुख्य रूप से जो जो नदियां पाई जा रही थी कौन कौन सी, एक थी कुभा, दूसरी थी क्रुमु, तीसरी थी गोमती, और चौथी कौन थी, सुवास्तु। ये नदियां थी जिनके आसपास आर्यों के निवास स्थान का क्षेत्र विस्तार पाया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां क्या थी, कृभा, क्रुमु, गोमती और सुवास्तु। अब इनका जो है ये जो है क्या नाम है, इनका पूर्व वैदिक काल में इन नदियों का नाम था। अगर आधुनिक में बात करें, प्रेजेंट में बात करें, तो अगर कुभा का नाम पूर्व वैदिक काल में था तो आज के टाइम पर इसका नाम क्या है, काबुल है। क्या है, अगर काबुल नदी है तो वो पूर्व वैदिक काल में किस नाम से जानी जाती थी, तो वो जानी जाती थी कुभा के नाम से। वहीं पर बात करते हैं अगर कुर्रम, कि कुर्रम नदी को किस नाम से जाना जाता था पूर्व वैदिक काल में, तो वो क्या था, वो क्रोमो था। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है कि गोमती नदी, तो गोमती नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो वो थी कौन सी, गोमल। किस नाम से जानते थे गोमती नदी को, गोमल। इसके बाद में अगर आता है स्वात नदी को किस नाम से जानते थे, तो वो क्या था, सुवास्तु था। ठीक है, ये बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इन नदियों के नाम वैदिक काल में इन नदियों को किस नाम से जाना जाता था, ये आपके लर्न करने का विषय है, अपने मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए बसाने का विषय है। तो इसलिए इन नदियों से एक क्वेश्चन अगर एंशिएंट में बनता है तो इनसे बनता ही बनता है। कभी मैच करने के लिए दे देगा तो कभी किसी एक नदी का नाम पूछ लेगा। ठीक है,
तो ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ये आपको लर्न करना है कि पूर्व वैदिक काल में इस नदी का नाम क्या था और इस समय क्या नाम है, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं क्या, ये हुई अफगानिस्तान की नदियों के नाम। अब इसके बाद में आता है पंजाब। पंजाब को ही क्या बोलते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। सप्त सैंधव प्रदेश पंजाब को जो है किसने कहा है, आर्यों के निवास स्थान के बारे में सप्त सैंधव प्रदेश नाम किसने दिया है, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। तो वो कौन है, अविनाश चंद्र, ठीक है। अविनाश चंद्र ने क्या कहा है कि आर्य भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। मैंने आपको बताया था कि पंजाब वाले एरिया को जो है सप्त सैंधव प्रदेश कहा है, किसने, अविनाश दास ने। अब इसके बाद में बात आती है क्या, बात आती है कि पंजाब के क्या सप्त सैंधव प्रदेश में भी जो वैदिक सभ्यता थी तो ये नदियों के किनारे थी। तो बिल्कुल आप सही हैं, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं कि मैंने बताया आपको कि हर एक सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से ये जो सप्त सैंधव प्रदेश में भी जो आर्य लोग थे, यानी कि इनका विस्तार था वो भी किसी न किसी नदी के किनारे था। तो ये नदियों में मुख्य रूप से कौन कौन से आते हैं, एक है सिंधु और दूसरी कौन सी है, झेलम है, तीसरी कौन सी है, चिनाब है, चौथी कौन सी है, रावी है, पांचवी कौन सी है, ब्यास है और छठी कौन सी है, सतलज है। ये नदियां हैं जहां पर आर्यों का विस्तार क्षेत्र था। अगर बात आती है किसकी, कि ऋग्वैदिक काल में इन नदियों का नाम क्या था, तो सिंधु का नाम सिंधु ही था और झेलम का नाम की अगर बात करता है कि ऋग्वैदिक काल में जो है झेलम का नाम क्या था, तो ऋग्वैदिक काल में झेलम का नाम था वितस्ता। झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जानते थे, ठीक है। इसके बाद में अगर चिनाब की बात करता है तो चिनाब को किस नाम से जानते थे, तो वो अस्कनी के नाम से जानते थे। वहीं पर अगर रावी की बात करते हैं तो रावी किस नदी के नाम से जाना जाता है, परुष्णी नदी के नाम से। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक ऐसा मंडल है ऋग्वेद का मंडल जिसमें एक युद्ध हुआ है किस नदी के किनारे, पुरुषनी नदी के किनारे या रावी नदी के किनारे। तो वो कौन सा युद्ध है, दास राग युद्ध। मैंने बताया था ना आपको कि दास राग युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ था, पुरुषनी नदी के किनारे, जिसमें कि इनके गुरु कौन थे, गुरु वशिष्ठ थे, ठीक है। अब इसके बाद में बात क्या आती है, अगर ब्यास का नाम पूछता है कि ब्यास नदी का ऋग्वैदिक काल में नाम किस नाम से जानते थे, तो वो क्या था, विपाशा था, ठीक है। और सतलज का नाम पूछते हैं तो सतलज किस नाम से जानी जाती थी, तो वो सतुद्री के नाम से जानी जाती थी। तो इस तरह से इन नदियों के किनारे इनका क्षेत्र विस्तार था आर्यों का, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि सिंधु नदी का अगर नाम पूछता है कि ऋग्वैदिक काल में सिंधु का नाम क्या था, तो सिंधु ही था। झेलम का नाम पूछता है तो वो था वितस्ता। अगर चिनाब का नाम पूछता है तो अस्किनी। चिनाब का दूसरा नाम क्या था उसमें ऋग्वैदिक काल में, तो अस्किनी नाम आता है। रावी का क्या आता है, पुरुषणी आता है। मैंने आपको पहले ही ऋग्वेद के 10वें मंडल में जब मैं पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि रावी का ऋग्वैदिक काल में नाम क्या था, तो क्या था, ये था पुरुषनी नदी, ठीक है। अगर ब्यास की बात करता है तो ब्यास की बात तो क्या करता है कि ब्यास नदी का ऋग्वैदिक काल में नाम क्या था, तो वो विपाशा था। वहीं पर अगर सतलज का नाम पूछता है तो सतलज का नाम क्या था, शतुद्री था, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है किसकी, भारत की, कि भारत में जो है कहाँ पर इनका आर्यों का क्षेत्र विस्तार था, ये अभी था अफगानिस्तान और पंजाब, ठीक है। अब भारत की अगर बात करता है तो भारत में हरियाणा हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान का एरिया जो था वो कौन सा था, वो हरियाणा और राजस्थान के एरिया में आर्यों का भौगोलिक विस्तार था, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद में अगर नदी की बात करता है कि जो अगर नदी की बात करता है कि आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो सबसे पवित्र नदी की बात आती है तो वो कौन सी है, वो सरस्वती नदी है। आर्यों की सबसे पवित्र नदी क्या थी, वो सरस्वती, गंगा नहीं मानेंगे इन लोगों ने गंगा नदी को नहीं माना है, ठीक है। इन लोगों ने सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना है, ठीक है। इस सरस्वती नदी को ऋग्वेद में अगर पूछता है कि ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया है, तो वो होगा क्या, वो नदीतमा होगा और क्या होगा, अम्बितमा होगा। क्या होगा, नदीतमा होगा और अम्बितमा होगा।
ऋग्वेद में सरस्वती नदी को किस नाम से जानते हैं? तो नदीतमा बोल देंगे तो भी सही होगा, अम्बितमा बोल देंगे वो भी सही होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद में अगर बात आती है नदियों की, कि अभी जैसे प्रेजेंट में गंगा नदी को सबसे ज्यादा पवित्र नदी मानते हैं, ठीक है, तो अगर क्या ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है गंगा नदी का? तो बिल्कुल किया गया है, लेकिन इतना उल्लेख, इतना इंपॉर्टेंस नहीं था जितना कि प्रेजेंट में है। ठीक है, तो कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में अगर गंगा नदी के उल्लेख की बात करते हैं तो ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही गंगा नदी का उल्लेख किया गया है। कितनी बार किया गया है? एक बार ही गंगा नदी का उल्लेख किया गया है। वहीं पर अगर बात आती है यमुना की, तो यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? तो वो कितना होगा? 3 बार होगा। कि यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? तो 3 बार किया गया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये आर्यों का मतलब कि ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का क्षेत्र विस्तार था। किसका? आर्यों का। यह ऋग्वैदिक काल का क्षेत्र विस्तार अगर आता है तो अफगानिस्तान, पंजाब और भारत। अफगानिस्तान की किन किन नदियों के किनारे आर्यों का क्षेत्र विस्तार पाया गया? पंजाब की कौन कौन सी नदियों के किनारे आर्यों का क्षेत्र विस्तार पाया गया? अगर भारत में था तो भारत में जो है कहाँ पर पाया गया? तो वो हरियाणा और राजस्थान था। और आपको मैंने क्या बताया है कि हरियाणा और राजस्थान में ही कौन सी? सरस्वती नदी बहती थी। इसी को ये लोग सबसे पवित्र नदी मानते थे। ठीक है, अगर बात करते हैं उल्लेख की कि ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार आया है? तो वो 3 बार हुआ है। और गंगा का पूछता है तो कितनी बार है? 1 बार है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक कि किस तरीके से हमने चर्चा किया कि आर्यों का मूल निवास स्थान, भारत से बाहर के लोगों द्वारा दिया गया मत, और भारत के में जो आर्यों का निवास स्थान था उसमें किसने किसने समर्थन किया, इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया। और अथर्ववेद से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बातें थी उससे हमने आपसे जो है डिस्कस किया। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा टॉपिक यही विराम होने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट डे हम नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और जाते जाते एक बार ये जरूर कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें और साथ में आप भी फायदा उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।